किसान भाइयों नमस्कार। आज आपसे एक ज़रूरी बात ये करनी थी कि वर्तमान में हमारे देश में प्राकृतिक खेती की बात चल रही है और जब कभी प्राकृतिक खेती की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम आता है जीवामृत का। जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत। बहुत सारे लोग देश में पिछले 8 साल से 10 साल से कंटिन्यूअस खेत में जीवामृत डाल रहे हैं। आज मैं अपने किसान भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि ज़रा एक चीज़ समझना कि जीवामृत का मतलब है कि हमारी जो कृषि योग्य भूमियाँ थीं उसमें जब हमने खेत की मेड़ के पेड़ काट दिए और खेत में फसल सुरक्षा रसायन के नाम पर नाना प्रकार के कीटनाशक डालने लगे तो जो जीवाणु खेत में थे वो नष्ट हो गए। तो जीवाणुओं के नष्ट होने के 2 कारण थे, या तो गर्मी में मर गए या फिर वो इंसेक्टिसाइड से मर गए। तो जीवामृत का मतलब ये है कि जो हमारे खेत में जीवाणु मर गए उनको एक बार से फिर हम खेत में ले आएँ ताकि खेत की बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अच्छी हो जाए, और जैसे ही मेरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी तो सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या जीवामृत जिस प्रकार अभी 50 साल से हम यूरिया डालते चले आए, डीएपी डालते चले आए, कभी सोचना क्या जीवामृत अब यूरिया डीएपी बंद करके हम कंटिन्यूअस जीवामृत डालेंगे? ये विचारणीय विषय है। तो जब ज़मीन में मैंने 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न जीवामृत डाल दिया तो अब फर्दर मुझको फिर से जीवामृत डालने की ज़रूरत ना पड़े, यानी 2 साल मैं जीवामृत डालूं और उसके बाद हमको इतनी समझ में आ जाए, ये बात समझ में आ जाए कि आगे से हम जीवामृत बंद कर देंगे तो समझो आप प्राकृतिक खेती के करीब पहुंचे हो। प्राकृतिक खेती में मैं मित्र अक्सर कहता हूं कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति के वैभव को ठीक करना। और प्रकृति का वैभव क्या होता है? जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़े, खेत की मेड़ों पर चारों तरफ पेड़ हों। जैसे आप इस खेत को देख सकते हैं, यहाँ मैंने 11 साल पहले खेत के चारों तरफ ये प्लांटेशन किया था। तो किसी ज़माने में यहाँ कोई पेड़ नहीं था, ये ज़मीन बिल्कुल नंगी थी, तो यहाँ ना चिड़िया थी, ना तितली थी, ना मधुमक्खी थी। आज 11-12 साल के बाद यहाँ चिड़िया भी है, तितली भी है, मधुमक्खी भी है। तो प्राकृतिक खेती में एक खेत की मेड़ पर पेड़, दूसरा क्या है कि या तो हमारा ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर लेवल जिसको भूगर्भ जल कहते हैं, या तो वो 25, 30, 40 फुट पर हो। और अगर ऐसा नहीं है, कई एरिया हमारे पठारी हैं देश में जहाँ की ग्राउंड वाटर बहुत नहीं हो सकता है, तो वहाँ फिर जैसे ये देखिए कि ये बगल में एक जलाशय बना हुआ है। हालांकि ये जलाशय मैंने नहीं बनाया, ये जलाशय नेचुरली है, बट जलाशय की ज़रूरत है। तो जीवामृत की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पिछले महीने भर में हमने कई सारी जीवामृत बनाने की वीडियो डाली और जीवामृत बनाने की विधि बताई कि वास्तव में जीवामृत कैसे बनता है। खैर उसकी बात आगे करूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझा दूं कि जीवाणु अकेले खेत में कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवाणुओं का काम है कि जो खेत में बायोमास पड़ा हुआ है, चाहे फसलों के रेजिड्यू छूट गए हों या आपने कुछ कच्चा गोबर डाला हो, तो वो जो पदार्थ है उसको खा करके, सड़ा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करना। कई किसान हमारे बोलते हैं कि साहब मैं 4 साल से जीवामृत का प्रयोग कर रहा हूं और शुरू में तो असर कम हुआ, फिर असर एक बार 3 साल के बाद कुछ दिखा, लेकिन वो फिर असर हमारा डाउन हो गया। तो हमने कहा कि क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मैं जीवामृत डालता हूं। तो मित्र, जीवों के लिए भोजन भी चाहिए। जीवामृत का विज्ञान केवल इतना है कि हम ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाएं। तो जो जीवाणु हैं
वो उतनी देर तक क्रिया करेंगे जितनी देर तक सॉइल में कुछ रेजिड्यू पड़ा हुआ था। फर्दर जब रेजिड्यू नहीं बचा तो वो जीवाणु क्या करेगा। इसलिए जीवामृत के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ हम ज़मीन में कितना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप कार्बनिक पदार्थ नहीं देंगे तो पिछले जो अवशेष कार्बनिक पदार्थ था उसको खा करके ह्यूमस बनाएंगे और साल 2 साल आपको कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। तो बहुत सारे किसान हमसे पूछते हैं कि सचान साहब वो आपके यहाँ से कल्चर ले जाएं, तो मैंने कहा ले जाइए। अब जो नज़दीक के लोग हैं वो तो हमसे ले जाते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है, जो तमिलनाडु का व्यक्ति है, वो अब 10 लीटर कल्चर लेने के लिए मेरे पास आए तो बड़ा टिपिकल है। फिर मैं कहता हूँ कि आपके आसपास कोई जंगल होगा, जैसे अब देखिए कि मेरे पीछे ये झाड़ जंखाड़ खड़ा हुआ है और यहाँ कोई पिछले 11 साल से मैंने केमिकल का प्रयोग नहीं किया। इधर भी जो ये प्लांटेशन है वहाँ भी कह रहे हैं मैंने कभी केमिकल का प्रयोग नहीं किया। यानी इस ज़मीन में 11 साल से ना कोई रासायनिक उर्वरक डाला जाता है, ना कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है, और इस क्रॉप में कोई बीमारी, कोई कीड़ा नहीं लगता। तो है क्या कि जो जीवामृत है उसमें कन्फ्यूजन क्या क्या है, कितना पेशाब कितना गोबर। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गाय के गोबर में जीवाणु तो एक ऐसा शब्द है, सूक्ष्म जीव यानी ईश्वर की माया है, कि जब हम जीवाणु कहेंगे तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जीवाणु ना हो। एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया तो सब जगह होते हैं। प्रश्न ये है कि उनकी कितनी स्पीसीज वहाँ पर बची हैं और कितनी संख्या में बची हैं। तो नो डाउट गाय के गोबर में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो होते ही हैं, लेकिन जैसे कहा जाता कि गाय के गोबर में बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, तो अगर ढेर सारे हैं तो गाय का गोबर जब हम जीवामृत में मिलाते हैं तो फिर किसी जंगल के या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की क्या ज़रूरत है। एक विषय तो गाय का गोबर क्यों मिलाते हैं, तो गोबर शब्द इसलिए आया है क्योंकि अल्टीमेटली जब वो जीवामृत मेरा बन जाएगा तो वो जीवामृत मैं खेत में डालूँगा, तो वहाँ तो मैं आटा और चीनी या गुड़ खिलाता आया हूँ, लेकिन जब बैक्टीरिया मेरा खेत में आएगा तो क्या खाएगा, तब खेत में आने के बाद तो यही रेजिड्यू ही खाएगा, गोबर ही खाएगा, फसलों के अवशेष खाएगा। तो जीवामृत बनाते समय अगर मैंने ड्रम में कुछ गोबर डाला है तो ये अच्छा किया है। उसका कारण है कि उस माइक्रोब्स को चीनी आटा के साथ साथ गोबर का भी एक अभ्यास बना रहे, चूँकि जब हम खेत में ले जाएंगे अचानक तो उसको फिर ये गोबर ही खाना है, तो गोबर तो इसलिए डालते हैं। अब रही बात इसकी कि मिट्टी, जैसे मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कई सारे किसान हमको कई दिन से फ़ोन करते हैं कि साहब वो मिट्टी कहाँ से लाएं। तो मिट्टी का मैंने बताया, बल्कि ये भी पूछते हैं कि मिट्टी बरगद के पेड़ की लें कि पीपल की चल जाएगी क्या, पाकड़ की चल जाएगी क्या। तो मैं फिर बताऊं आपको, हमें यही एक जीवामृत में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जीवामृत बनाते समय मिट्टी कहाँ से लाएं। चूँकि मिट्टी में माइक्रोब्स हैं और वही माइक्रोब्स आटा चीनी खा करके पूरे 200 लीटर के ड्रम में अपना मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो अगर मेरी मिट्टी में अच्छी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा प्रकार की स्पीसीज़ के जीवाणु आ गए हैं तो उतना ही बेहतर मेरा जीवामृत बनने वाला है। तो बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का ऐसे पेड़ होने चाहिए जिनके फल इंसान नहीं खाता है, वहीं गिरते हैं और वहीं सड़ते हैं। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि पाकड़ का, पीपल का, बरगद का और पेड़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या जीवामृत नहीं बनाएंगे, तब भी जीवामृत बनाएंगे। तब आप किसी भी डेंस फॉरेस्ट एरिया में चले जाइए और जहाँ पर खूब वृक्ष खड़े हों, और आपने देखा होगा पहाड़ हमेशा यूँ त्रिभुजाकार होते हैं, तो यहाँ की मिट्टी नहीं लेनी, चूँकि यहाँ का तो बरसात में सब कुछ बह गया। थोड़ा सा फॉरेस्ट के ऊपर जाएंगे तो कहीं आपको यूँ डिश मिलेगी जहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ, ढेर सारे फल, बायोमास सड़ता हुआ मिलेगा, थोड़ी सी नमी होगी, तो आप वहाँ की मिट्टी ला सकते हैं।
तो 5 किलो मिट्टी ला करके एक ड्रम में डाला, उसमें 200 लीटर पानी भर दिया और 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डाल दिया। अब ये माइक्रोब्स चीनी आटा खा करके मल्टीप्लाई हुए। अब हमारा ये दिमाग, अपना कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जो 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डाला था, ये माइक्रोब्स ऐसा ना हो कि ये खा गए हों, अब इनको खाने के लिए कुछ ना बचा हो। तो एक आपका कॉमन सेंस कि उसको तरल को हिलाते हैं, उसको सूंघते हैं और देखते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि बैक्टीरिया का कॉलोनी कितना हो गया होगा और क्या अभी इसमें आटा चीनी मतलब उसके लायक भोजन होगा। तो अगर मन में आता है कि नहीं, हो सकता है कि ये जो मैंने 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डाला था वो खा गया हो, तो इसको फिर हमें रिपीट 2 किलो चीनी 2 किलो आटा डालना है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, अगर हमने 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डाल करके महीने भर जीवामृत को संरक्षित रखने का अगर मैं सोच रहा हूँ, तो फिर ये मेरी गलत फहमी है, फिर वो जीवाणु मर जाएंगे क्योंकि भोजन नहीं है। तो हमको रेगुलर उनकी फीडिंग देनी है। कई बार क्या होगा कि जैसे मैं इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना चाहता हूँ, तो एक स्थिति आएगी कि अगर उस मिट्टी में 5 किलो मिट्टी में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा संख्या में थे और हमने 3 महीने 4 महीने बीता और मैं आटा और चीनी देता गया, एक दिन आएगा कि जब ड्रम में बैक्टीरिया करीब करीब 10 की पावर 9 तक पहुंच जाएगा, तो अब आटा और चीनी भी देंगे ना, तो उसको ग्रोथ करने का उसको अवसर नहीं है, वो सफोकेशन फील करेगा। तो ऐसे सफोकेशन में भी मरेगा और अभी हमें को जीवामृत यूज नहीं करना। ऐसी दशा में 1/4 ड्रम का लिक्विड मैं दूसरे ड्रम में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर इसमें 50 लीटर पानी डाल करके फिर आटा बेसन चीनी डाल दूंगा। कुल मिलाकर के एक ऐसा विज्ञान है जीवाणुओं के संवर्धन का कि थोड़ा सा साइंस भी है, थोड़ा सा दर्शन भी है। अगर मैंने सुनी सुनाई बातों पर कि एक ड्रम लिया, 200 लीटर ये डाला, पेशाब डाला, गोबर डाला, 1 किलो गुड़ डाला, 1 किलो चीनी डाला और 72 घंटे के बाद हमने खेत में बिखेर दिया, तो आप ये बताइए कि किसी भी जीव का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीज़न कितने देर में होता है। तो हालांकि हमको भी नहीं पता है कि कई सारे माइक्रोब्स 8 घंटे में सेल डिवीज़न होता है, कुछ का 1 ही घंटे में हो जाता है, कुछ का मिनटों में होता है, कुछ का एक दिन लगता है। तो ये अभी तक किसी के दिमाग में एक साफ़ सुथरी फिगर नहीं है कि माइक्रोब्स का सेल डिवीज़न कितने देर में होता है एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी अगर मैं 72 घंटे में ही सोचता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको, मेरा जो तजुर्बा है 13 साल का, कि इसको कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है। यानी कि अगर जंगल की मिट्टी बहुत खूबसूरत थी तो 3 महीने में भी बन सकता है, अगर कुछ माइक्रोब्स वहाँ कम थे तो हो सकता है कि 5 महीने भी ले ले, अगर कुछ और संख्या कम थी तो हो सकता है कि 7 महीने भी ले ले। तो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि साहब ये जंगल की मिट्टी का माइक्रोब्स लिया और बस 72 घंटे में 48 घंटे में ये बन गया। कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और वो फिर क्या कहते हैं कि मैं पिछले 9 साल से ये खेती कर रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कितना एरिया में कर रहे हैं, तो कहते हैं मैं 1 एकड़ में करता हूँ। तो मैं कहता हूँ ज़मीन तुम्हारे पास कितनी है, तो बोलते हैं मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इस खेती में आपको फ़ायदा है तो आप 1 एकड़ क्यों कर रहे हैं, आप 5 एकड़ क्यों नहीं कर रहे। तब वो बोलते हैं कि साहब एक चीज़ तो है कि उत्पादन तो खैर इसमें घटता है। अब मैं बताऊं कि देश में जितने भी लोग ये 48 घंटा और 72 घंटे वाला जीवामृत प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन तो घटता है। हाँ, देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास पशुधन बहुत है, यानी कि 10 एकड़ ज़मीन है और 10 गायें हैं, मतलब गौ पालन करते हैं या भैंस पालन करते हैं। उनके पास प्रचुर मात्रा में अपनी खेती का भूसा खिलाते हैं, कुछ भूसा बाहर से भी लाते हैं, दाना भी लाते हैं, और वो पशुओं का सारा गोबर उनके खेत में जाता है। ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन इस सफलता के पीछे उनका जो कारण है वो दूसरा है। वो कारण यहाँ पर सीधा सीधा आया कि उनके खेत में ह्यूमस की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है। क्योंकि 10 एकड़ ज़मीन में वो 10 पशुओं का गोबर पूरा हर साल आता है। अब जिस किसान के पास गाय भैंस है ही नहीं
अब वो किसान कहता मुझे प्राकृतिक खेती करनी, तो वो किसान प्राकृतिक खेती कैसे करेगा? तो मुद्दा है कि आज जब हमारे देश के नीति निर्माता और ये चाहते हैं कि देश की ज़मीन को विष मुक्त बना दिया जाए, देश की ज़मीन को अच्छा कर दिया जाए, देश की बायोडाइवर्सिटी को अच्छा कर दिया जाए, तो प्रश्न आता है कि गौ आधारित अगर गाय के गोबर और पेशाब से हम जीवामृत की बात करते हैं तो फिर सीधा सीधा है कि करीब करीब 93% फार्मर्स के पास गाय नहीं है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक खेती उनके लिए नहीं है जिनके पास गाय नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं उनको गाय पालनी पड़ेगी, तो गाय तो पालनी पड़ेगी, लेकिन गाय इसलिए कोई नहीं पालेगा कि उसको जीवामृत बनाना है। तो मैंने उसका सरल प्रस्तुतिकरण किया कि जीवामृत का मतलब है जीवाणुओं का संवर्धन। तो इसमें बेसिक जो विज्ञान है वो ये है कि वो जीवाणु, वो लाभदायक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ हैं। अगर मैं ये खोज पाने में सफल हुआ कि ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स इस जंगल में या हमारे गांव के इस एरिया में हो सकते हैं, तो बस वहाँ का मिट्टी ला करके उनका प्रोपोगेशन करना है, यही जीवामृत है। तो मुझे उम्मीद है कि प्राकृतिक खेती का विषय समझ में आया होगा। एक बात और करनी है, हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब मेरी नज़रों में हैं और टकराते हैं मुझसे, जहाँ वाटर लेवल 150 फुट चला गया। अब वाटर लेवल 150 फुट चला गया, नंबर 1, और आप गेहूं की खेती करते हैं और ज़मीन से पानी निकालते हैं और जीवामृत डालते हैं, यूरिया डीएपी नहीं डालते, और वो भी कहते हैं कि साहब मैं तो प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो फिर मुझे लगता है आपको अभी प्राकृतिक खेती की समझ नहीं है। दरअसल प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। अब प्रकृति की व्यवस्था तो कहती है बेटा तुम्हारे यहाँ पानी नहीं है, तुमको गेहूं नहीं बोना चाहिए, क्योंकि गेहूं को सींचने के लिए आप ज़मीन के नीचे से पानी निकालोगे, वाटर लेवल और बर्बाद हो जाएगा। तो जहाँ 150 फुट पानी चल गया, यहाँ गेहूं और धान की खेती, गन्ने की, आलू की खेती नहीं करनी। दूसरी बात, जिस ज़मीन में किसान ने मिट्टी की जांच कराया और उसके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.2 या 0.3% बची है, अब ये आदमी गन्ना, धान, आलू बोना चाहता है, तो फिर आप नहीं समझे, फिर जीवामृत डाल करके प्राकृतिक खेती आप नहीं कर पाएंगे। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि वर्तमान में प्रकृति की व्यवस्था जिस प्रकार की खेती के लिए अलाउ करती है उस प्रकार की फसलों का चयन करना, ताकि अब प्रकृति पर कोई अतिरिक्त प्रेशर ना पड़े। क्योंकि हरित क्रांति के बाद से मैंने प्रकृति के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, प्रकृति की दौलत को इतनी तेज़ी के साथ मैंने एग्जॉस्ट किया है, लूटा है, कि ज़मीन में जीवांश कार्बन नहीं बचा, ज़मीन के नीचे पानी नहीं बचा, सरफेस वाटर में जलाशय नहीं बचे, इन्वायरमेंट में चिड़िया नहीं, तितली नहीं, मधुमक्खी नहीं, केंचुआ नहीं, मेंढक नहीं। तो मित्र एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी परमपिता परमात्मा की बात अगर याद आए कि वो रचयिता, रचनाकार, जिसने भूमंडल में नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, तो हर प्रकार के जीव जंतु का इस भूमंडल पर कोई ना कोई मतलब तो होगा आने का। तो इस भूमंडल में जो परमात्मा की जो माया है, जो रचना है, उसको आत्मसात करना, उसके बारे में ये सोचना कि इससे मेरे जीवन से क्या रिश्ता है, इसका मेरे जीवन से क्या रिश्ता है। और ये निश्चित है कि जब आप ऐसे सोचेंगे तो पाएंगे कि मधुमक्खी का मेरे जीवन से, तितली का, केंचुए का, मेंढक का, दीमक का, चिड़िया का, कौवे का, गाय का, बैल का, भैंस का, बकरी का, यानी जितनी जीव इकाइयाँ इस संसार में हैं उनका सब का मेरे जीवन से कोई ना कोई मतलब है। जिस दिन मेरे दिमाग में बात आ गई, मैं इस बात को समझ गया कि नहीं, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब मेरे मतलब के लिए है, तो उस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को क्षति ना पहुंचाना, किसी भी चीज़ को मारने का प्रयास ना करना। अगर मेरे दिमाग में ये बात आती है तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं प्राकृतिक खेती को समझ पाया हूँ। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि केवल जीवामृत डाल करके प्राकृतिक खेती कही जाएगी, तो जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक हिस्सा है जो ज़मीन के नष्ट हो चुके जीवाणुओं को पुनर्स्थापना के लिए है, और वो भी जीवाणु कालांतर तक, लंबे समय तक तभी जीवित रह पाएंगे जब खेत की मेड़ पर पेड़ होंगे, खेत में कुछ ऑर्गेनिक कार्बन हम डालते रहेंगे,
तब वो जा कर के मेंटेन होगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। नमस्कार।